Hello friends, welcome to Catalyst Sony and this is Sony. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं आज हमारा जो क्लास है वो लर्निंग एंड मोटिवेशन का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास हमारा रिलेट करेगा मोटिवेशन से। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन आता है आप लोगों में लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अर्थ एवं अधिगमकर्ता की अभिप्रेरणा। सबसे पहले प्रेरणा, इसका नाम ही है, मोटिवेशन का नाम क्या होता है? प्रेरणा। ये क्या है और लर्निंग में इसका इतना इम्पोर्टेंट क्या है? अगर मैं इसको नहीं पढ़ूं और मैं ऐसे ही आपको जनरली बताऊं तो आप भी जानते हैं कि हमें कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिला रहता है। या तो पर्सनली कोई आदमी आ करके हमसे बात करके, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, कोई भी हमारे इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मोटिवेशन आकर के आपको देता है। कुछ मोटिवेशन जो है हमें खुद से मिलते हैं, कुछ लोगों को देख करके हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ें हमें भी करनी चाहिए या फिर हम भी कर सकते हैं, और या फिर मेरा भी इंटरेस्ट इन चीज़ों में है। तो मोटिवेशन किसी भी काम को, किसी भी लर्निंग को करने के लिए, किसी भी अधिगम को स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशन होता ही होता है और ये कंपलसरी है। ये कंपलसरी है मोटिवेशन होना, तभी आप कोई भी चीज़ लर्निंग का काम आप कर सकते हो। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है लर्निंग में। आइए चलिए सबसे पहले इसका हम अर्थ समझेंगे, मीनिंग समझेंगे, फिर डेफिनेशन समझेंगे। और जो मैं प्रोसेस आपको बताती हूँ, पहले मीनिंग लिखना है, फिर डेफिनेशन लिखना है फिलोसफर्स के, और उसके बाद आगे के पॉइंट पे हम बढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए अर्थ के बारे में। प्रेरणा, प्रेरणा का शाब्दिक और मनोवैज्ञानिक अर्थ में अंतर है। अगर हम ऐसे प्रेरणा बोलते हैं और जो हम साइकोलॉजिकल वे में देखते हैं तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है ना। चलिए आइए देखते हैं कैसे। प्रेरणा के शाब्दिक अर्थ में हमें किसी कार्य को करने का बोध होता है। मतलब प्रेरणा का मतलब क्या हुआ? शाब्दिक। अगर प्रेरणा वर्ड पे हम जा कर के देखें तो प्रेरणा का मतलब होता है कि हम कोई कार्य करने का हमें जो है समझ आई है कि अच्छा हमें ये कार्य करना है, ठीक है, ये पता चलता है। और इस अर्थ में हम किसी भी उत्तेजना को प्रेरणा कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, पहले उत्तेजना बताऊं, स्टिमुली जिसको हम बोलते हैं। मतलब हमें कोई भी काम करने के लिए ना सामने से कोई चीज़ दिख रहा है कि अरे ये चीज़ है, ये वहाँ पे जा रहा, हाँ, तो हमारे मन में एक बोलते हैं ना, एक आवाज़ आती है और एक बोलते होप को हम देख करके ऐसा फील करते हैं, ऐसा महसूस करते हैं, उसे हम स्टिमुली कहते हैं, उसी को हम प्रेरणा कह सकते हैं। क्योंकि उसी चीज की वजह से या फिर उसी आदमी की वजह से जो है मेरे अंदर वो आवाज उठी है या फिर वो सेंटेंस आया है कि मुझे करना है, मुझे ये काम करने का ज्ञान जो है प्राप्त हुआ है। तो ये जो है हमारा स्टिमुली है, ठीक है। तो शाब्दिक अर्थ अगर हम देखते हैं, वर्ड टू वर्ड देखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हमें किसी काम को करने का बोध होता है। मतलब हमें किसी काम को करने का जो है पता चलता है कि अच्छा ये मुझे काम करना है, और फिर उसके बाद से जिस चीज़ से हमें ये बोध होता है, जिस चीज़ को देख करके ये हमें ज्ञान होता है, उस चीज़ को हम प्रेरणा कहते हैं। हमारी हर एक प्रतिक्रिया या व्यवहार का कारण कोई ना कोई उत्तेजना अवश्य होता है। हम कुछ भी करते हैं, सीखते हैं लर्निंग में, तो उसका जो है रीज़न जो है कहीं ना कहीं एक स्टिमुली होता ही है, उत्तेजना होता है। अब जैसे इसी के बारे में मैं बात करूं तो आप लोग बीएड क्यों कर रहे हो? इसमें बीएड आपको ये चैप्टर करने का क्या मतलब? चैप्टर पे ही चलता है। ये चैप्टर करने का क्या मतलब है? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से जो है आप लोगों को 15 मार्क्स मिलेंगे। अगर मैं ऐसे बता दूं कि ये चैप्टर आप करते हो तो नहीं भी अगर ये क्वेश्चन एक ही बार पूछेगा तो जरूर, तो एक ही क्वेश्चन पूछे तो भी आपको 15 नंबर दे देगा। तो आपके दिमाग में क्या चला? अच्छा ये मैम बोल रही है 15 मार्क्स देगा, तो वो वहाँ पे आपके दिमाग में आया स्टिमुली। वो 15 मार्क्स जो है आपका प्रेरणा बना, आपका स्टिमुली बना कि हाँ मुझे वो 15 मार्क्स चाहिए। अगर मुझे इतना ही पढ़ने से 15 नंबर जो है मेरा सिक्योर हो जाता है तो क्यों नहीं पढ़ूँ? तो वो 15 नंबर
इसलिए हमें जो है प्रेरणा, मोटिवेशन होना कंपलसरी है, प्रेरणा मिलता ही मिलता है। अब यह उत्तेजना आंतरिक भी हो सकती है और बाह्य भी। अब इस तरह का जो आप लोगों के अंदर ये जो चीज़ें उठती है, ये आंतरिक भी होती है और बाह्य भी होती है। चलिए, अंग्रेजी के मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की मोटम धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है मूव, मोटर, और मोशन मतलब गति में होना, मतलब गति में होना। मनोवैज्ञानिक अर्थ में प्रेरणा से हमारा, अभी हमने यहाँ पे आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि प्रेरणा का शाब्दिक और मनोवैज्ञानिक दोनों अलग अलग अर्थ होते हैं। शाब्दिक अर्थ में हमने ये समझा कि किसी भी कार्य को हम करने का हमें जो है ज्ञान होता है, ये शाब्दिक होता है। और हम अगर मनोवैज्ञानिक अर्थ में चलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका होता है प्रेरणा से हमारा अभिप्राय केवल आंतरिक उत्तेजनाओं से होता है जिन पर हमारा व्यवहार आधारित होता है। मतलब कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में साइकोलॉजिकल वे में प्रेरणा का मतलब सिर्फ इंटरनल एक्साइटमेंट या इंटरनल जो है आप बोलिए मोटिवेशन से होता है, आंतरिक रूप से आपको जो मोटिवेशन मिलता है उससे होता है। और अगर हम शाब्दिक रूप से बात करें तो शाब्दिक रूप से का मतलब होता है कि आंतरिक और बाह्य दोनों तरह के प्रेरणा को, दोनों तरह के मोटिवेशन को जो है शाब्दिक रूप पे रखा जाता है, उसमें दोनों का मीनिंग होता है। ठीक है, जिन पर अच्छा, ये जो आंतरिक रूप से उत्तेजनाएं होती है, ये आंतरिक रूप से जो हमारा आवाज उठता है कि अच्छा हमें ये काम करना चाहिए, ये जो उत्तेजना होती है ये हमारे व्यवहार, हमारे बिहेवियर उत्तेजनाओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। दूसरे शब्दों में प्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकती है। यह एक अदृश्य शक्ति है जिसको देखा नहीं जा सकता है। इस पर आधारित व्यवहार को देखकर केवल इसका अनुमान लगाया जा सकता है। देखिए अभी क्या है, यहाँ पे साइकोलॉजिकल वे में हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो प्रेरणा यानी मोटिवेशन का जो है साइकोलॉजिकल अगर वे हम देखें तो इनके अंतर्गत हमारे अंदर से जो आवाज़ उठती है कि हमें ये काम करना है, वही मोटिवेशन है। आंतरिक उत्तेजना को ही ये मोटिवेशन मानते हैं, बाह्य उत्तेजनाओं को ये जो है मोटिवेशन नहीं मानते हैं। दूसरा पॉइंट ये बोल रहे हैं कि जो आंतरिक शक्ति होती है, जो आंतरिक उत्तेजना होती है, हमें बहुत शक्ति प्रदान करती है किसी भी कार्य को करने के लिए। कोई भी काम अगर हम करना चाहते हैं और अंदर से हम अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं या फिर हम मोटिवेट हुए हैं अंदर से, तो डेफिनेटली आप भी अपने आप को झांक कर देखो तो आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ, ऐसा अगर मेरे साथ होता है तो कोई डिफिकल्ट से डिफिकल्ट काम भी मेरे लिए ईजी बन जाता है, राइट। तो यही चीज़ें जो है इसमें बोली गई है कि ये इस तरह की एक शक्ति होती है जो कि हमें किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है, हमें जो है प्रोत्साहन देती है उस कार्य को करने के लिए। और एक ये अदृश्य शक्ति होती है, ऑफकोर्स इसको कोई देख नहीं सकता है। क्रैच एंड क्रचफील्ड ने लिखा है, प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है। मतलब क्यों कोई भी चीज क्यों। The question of motivation is the question of why। हम खाना क्यों खाते हैं, प्रेम क्यों करते हैं, धन क्यों चाहते हैं, काम क्यों करते हैं। इस प्रकार के सभी प्रश्नों का संबंध प्रेरणा से है। अगर मैं पूछूं हम खाना क्यों खाते हैं, पेट भरने के लिए ये बोल सकते हैं कि किसी के साथ के लिए, तो वो हमारा प्रेरणा हो। धन क्यों चाहते हैं, तो स्मूथ लाइफ के लिए, इजी लग्जरियस लाइफ के लिए, तो वो हमारा प्रेरणा हो। सबके लिए अलग अलग रीज़न हो सकता है, सब अपना अलग अलग रीज़न देंगे तो सबकी प्रेरणाएं भी अलग अलग होंगी। काम क्यों करते हैं, तो काम करने का अगर अपना बताऊं तो मैं बोलूं कि मुझे अच्छा लगता है, तो ये मेरा प्रेरणा है कि मेरा पैसन है ये, तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे हैप्पीनेस फील होता है, खुशी मिलती है, तो खुशी है मेरी ये प्रेरणा। ठीक है, तो इस प्रकार से हर किसी की प्रेरणा अलग अलग होती है किसी भी काम के पीछे, लेकिन वो स्टार्ट क्यों से ही होती है। किसने बोला है, क्रैच एंड क्रचफील्ड ने, जो कि बिल्कुल सही बोला है। हम प्रेरणा शब्द के मनोवैज्ञानिक अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाएं दे रहे हैं। तो अभी आपने समझा कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है और मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या होता है प्रेरणा का, लेकिन क्योंकि हम साइकोलॉजी ही पढ़ रहे हैं, आपकी बुक का नाम क्या है, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट,
तो हम शाब्दिक अर्थ में तो जाएंगे नहीं, फिलॉसफी तो ये है नहीं कि वर्ड के साथ खेलेंगे, तो हम ऑफकोर्स जाहिर सी बात है मनोवैज्ञानिक अर्थ को ही और एलोबरेट करेंगे, और उसके लिए हम कुछ डेफिनेशन देखेंगे। आइए, सबसे पहला डेफिनेशन हमारा गुड का है। गुड डेफिनेशन के मैं यूज नहीं कर रही हूँ, नाम है फिलोसोफर का। प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने, नियमित करने की प्रक्रिया है। अभी मैंने आपको क्या बताया, किसी भी काम को, किसी भी अधिगम को स्टार्ट करने से पहले हमें प्रेरणा मिलती है। तो किसी काम को स्टार्ट करने का अगर बोले तो रीजन क्या है, प्रेरणा है। किसी का कार्य को जो है आरंभ करने का प्रेरणा है, जारी रखने यानी कंटिन्यूअस, जहाँ पे आपकी प्रेरणा खत्म होगी वो काम वहीं पे खत्म हो जाएगा, तो जारी रखने का भी जो है रीजन जो बनता है वो प्रेरणा ही है। नियमित करने का मतलब नियम से उस काम के, उस प्रोसेस को चलाने के लिए भी। हाँ मैम, बहुत अच्छा क्लास हो रहा है, हमें समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद से आप हमें ये बोलते हो कि हमारा परसेंटेज अच्छा आया, ये तो ये हमें देखिए, मैंने ये क्लास स्टार्ट क्यों किया कि मुझे ऐसा लगा कि आप लोग की मैं हेल्प कर सकती हूँ। तो मेरा मोटो पहले था हेल्प का, तो वो मेरा स्टार्टिंग का प्रेरणा था, ठीक है, मोटिवेशन का। फिर मैं काम करने लगी, तो फिर उसके बाद से मैं जैसे ही काम को जारी रख रही हूँ, तो मुझे आप लोगों से जो बीच बीच में अप्रिसिएशन मिलता है, वो मेरा जो है वो मोटिवेशन है, वो मेरा प्रेरणा है इस काम को जारी रखने के लिए, जो कि आप मुझे दे रहे हो। फिर उसके बाद से जो है लास्ट ये काम जैसे मैं जारी रखी हूँ, तो मुझे अब मेरे जितने भी पास आउट स्टूडेंट्स हो रहे हैं उनके परसेंटेज अच्छे आ रहे हैं, उनको तो वो लोग बता रहे हैं कि मैम आपका क्लास करके मुझे इतना फ़ायदा हुआ, ये हुआ। तो वो जो परसेंटेज अच्छे आ रहे हैं या फिर उनका जो मुझे फीडबैक और उनका रिजल्ट जो मिल रहा है, वही चीज़ जो है मुझे इस काम को और आगे जारी रखने में हेल्प कर रहा है। इस प्रोसेस को मैं एक नियम के तहत जो है अब चलाने लगी हूँ, ये मेरा इस प्रेरणा की वजह से। तो किसी भी काम को स्टार्ट करने, उसको जारी रखने और नियमित रूप से जो है उस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रेरणा की ज़रूरत मिलती है, पड़ती है, और उस प्रेरणा की वजह से ही ये हो पाता है। ये किसने बोला है, गुड ने। ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन, इन्होंने क्या बोला है, प्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियां या आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्य की ओर निर्देशित होती हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला है ब्लेयर जोन्स का। ये तो आप लोगों का फिलोसोफर का स्टेटमेंट है, तो इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। एवरिल ने क्या बोला है, प्रेरणा का अर्थ है सजीव प्रयास, यह कल्पना को क्रियाशील बनाती है, यह मानसिक शक्ति के गुप्त और अज्ञात स्रोतों को जागृत और प्रयुक्त में कार्य करने, सफल होने और विजय पाने की इच्छा को प्रोत्साहित करती है। एवरिल का ये है। तो तीन आप लोगों को डेफिनेशन मिले हैं, इन तीन डेफिनेशन को आपको लिखना है, कोई भी चेंज नहीं। साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट में कोई चेंज नहीं है, जो मटेरियल मिल रहा है उसको आप लोग कॉपी में लिखिए। हाँ, ये स्टेटमेंट में तो चेंज नहीं कर सकते हो आप लोग, लेकिन इधर में अगर कुछ चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग एक दो वर्ड, एक दो सेंटेंसेस चेंज कर सकते हो। अदरवाइज ये पूरा आप कंप्लीट भी लर्न कर लोगे तो भी सही है। आइए, लॉवेल के अकॉर्डिंग भी है, तो यहाँ पे लॉवेल ने भी बोला है प्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक या आंतरिक प्रेरणा है जो किसी आवश्यकता की उपस्थिति में उत्पन्न होती है। तो ये लॉवेल का है। टोटल 5 फिलोसफर के जो है, ये तो हमने कर लिया, ब्लेयर जोन्स का तो किया ना, हाँ, तो ये नहीं करना है, ठीक है। चार फिलोसफर्स के आपको लिखने हैं, ये नहीं लिखना है, ये ऑलरेडी हो चुका है। 4 फिलोसफर्स के आपको डेफिनेशन लिखने हैं। अब आइए, अब हम देखेंगे इंस्टिंक्ट, जो हम आंतरिक प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा की बात कर रहे थे उसके बारे में। अब सीखने की प्रक्रिया में आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों का ही विशेष स्थान होता है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता लाने के लिए दोनों में संतुलन बहुत आवश्यक है। जितना इंटरनल मोटिवेशन जरूरी है, उतना ही जो है बोल सकते हैं आउटसाइड मोटिवेशन जरूरी है। ठीक है, तो इन दोनों को जो है आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक जो है ये किस तरह की अभिप्रेरणा है उसको देखते हैं। देखिए, आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब है स्वतः रुचि। इसको हम
इंटरेस्ट, स्वतः रुचि, ठीक है, अब यहाँ आ जाओ। स्वतः रुचि और स्पॉन्टेनियस इंटरेस्ट मतलब अंदर से, अपने अंदर से जो आवाज़ उठती है वो आंतरिक प्रेरणा है। जब छात्र किसी विषय या पाठ को अपनी रुचि के कारण सीखने का प्रयत्न करता है, उसे आनंद का अनुभव होता है और वह इस कार्य को बहुत शीघ्र सीख जाता है। इसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। यह अभिप्रेरणा उन कारकों पर निर्भर करता है जो विद्यार्थी में पाए जाते हैं, जिन्हें बाहर से प्रत्यक्ष रूप से देखना संभव नहीं होता। जो हमें अंदर से जो हमारी आवाज़ उठती है ना, हमें जो काम को करने में अच्छा लगता है, बोलते हैं ना कि हमें जो जिस काम को करने में अच्छा लगता है, जो हमें एक हैप्पीनेस, एक खुशी महसूस होती है, उस काम को अगर हम करें तो चाहे वो काम कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, हमें हमारे लिए ईजी लगने लगता है। तो इसीलिए जो है ये बोला जाता है कि आंतरिक अभिप्रेरणा जो है जो इंट्रिंसिक जो मोटिवेशन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये अंदर से स्पॉन्टेनियस इंटरेस्ट होता है, जो अंदर से ये आवाज़ निकलती है और हमारे डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट काम को भी इजी बना देती है। आइए हम देखेंगे बाह्य अभिप्रेरणा। यह एक ऐसा प्रोत्साहन होता है जो बालक को बाह्य वातावरण से दिया जाता है, जो इन्वायरमेंट रहता है उससे मिलता है। यह बालक का मार्गदर्शन करता है, वह उसके जीवन की एक निश्चित दिशा निर्धारित करता है। स्वार्ज के अनुसार बाह्य अभिप्रेरणा वो प्रोत्साहन होता है जो व्यक्ति को बाहर से उस व्यक्ति द्वारा दिया जाता है, जो एक निश्चित दिशा में व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। देखिए, बाह्य अभिप्रेरणा का मैं आपको बताती हूँ। बाह्य अभिप्रेरणा में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। एक तो आएगा कि डायरेक्टली आपको कोई आकर के मोटिवेट करता है, बोलता है कि ऐसे करना चाहिए, या गाइड करता है। दूसरा है कि आपका इन्वायरमेंट, आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उसमें ऐसे ऐसे लोग रह रहे हैं जो कि बहुत सक्सेसफुल हैं या फिर बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उनको देख करके इंस्पायर हो रहे हैं। वो आपको आकर के डायरेक्ट सजेशन नहीं दे रहे हैं कि भाई तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, बट उनको देखने के बाद, उनको सुनने के बाद, उनके बारे में जानने के बाद आपको एक मोटिवेशन मिलता है। तो ये भी बाह्य मोटिवेशन में आता है। तो बाह्य मोटिवेशन तो है जो है वो भी इंसान के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। इवन मैं बोलूँगी कि जैसे कि हम बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ में जानते हैं, समझते हैं, और उनके बारे में जितना ज़्यादा जानने लगते हैं उतना हम मोटिवेट होने लगते हैं। और हमारे अंदर अगर बोले कि कहीं पर जाकर के कुछ शक्ति जो है वो ख़त्म हो चुकी रहती है, तो उन लोगों के बारे में सुनकर, समझकर, देखकर और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सारी की सारी जो है हमारी बाह्य मोटिवेशन जो है एक्सट्रिंक मोटिवेशन होती है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से स्पष्ट हो गया है कि यदि उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाले और निम्न उपलब्धि प्राप्त करने वाले दोनों ही छात्रों को समान रूप से बाह्य अभिप्रेरण जैसे पुरस्कार और प्रशंसा मिलती है, तो इसमें निम्न उपलब्धि प्राप्त करने वाला विद्यार्थी थोड़े समय के लिए तो उन्नति करने लगता है, लेकिन बाद में दोनों बाह्य प्रेरणा के लिए कार्य करने लगते हैं। उनका आंतरिक अभिप्रेरण बिल्कुल समाप्त हो जाता है। अब आइए देखेंगे कि प्रेरणा के कौन कौन से स्रोत हैं, मतलब सोर्सेस क्या हैं, कहाँ कहाँ से हमें मोटिवेशन मिल सकता है भाई। सबसे पहला है आवश्यकताएं, नीड्स। दूसरा है चालक यानी ड्राइव्स। तीसरा है उद्दीपन, इंसेंटिव्स। और चौथा है मोटिव्स, हमारा जो मोटिव होता है, जो हम गोल बनाते हैं वो। हैं जिनके अभाव में उसका अस्तित्व असंभव है, जैसे जल, वायु, भोजन आदि। यदि उसकी कोई आवश्यकता पूर्ण नहीं होती तो उसके शरीर में तनाव और असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसका क्रियाशील होना अनिवार्य हो जाता है। उदाहरण, जब प्राणी को भूख लगती है तब उसमें तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वो भोजन की खोज करने के लिए क्रियाशील हो जाता है। जब उसे भोजन मिल जाता है तब उसकी क्रियाशीलता और उसके साथ ही उसके शारीरिक तनाव का अंत हो जाता है। अतः हम बोरिंग, विल्ड के शब्दों में कह सकते हैं, आवश्यकता शरीर की कोई ज़रूरत या अभाव है जिसके कारण शारीरिक असंतुलन या तनाव उत्पन्न हो जाता है। इस तनाव में ऐसा व्यवहार उत्पन्न करने की प्रवृत्ति होती है जिससे आवश्यकता के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला संतुलन समाप्त हो जाता है। तो पहला हमारा जो सोर्स है आवश्यकता है।
हर किसी की आवश्यकताएं अलग अलग होती है। एक तो हमारा होता है जो जिसको हम बोल सकते हैं आधारभूत आवश्यकता है, हमारे बेसिक नीड्स जो होते हैं, बेसिक ज़रूरतें, जैसे है पानी है, भोजन है, जल है, ये सारी चीज़ें जो है बेसिक नीड्स है। अगर ये इंसान को ना मिले तो इसके शरीर में जो है बहुत सारे इनबैलेंस और बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो कि उसके लिए सही नहीं रहती हैं। तो ये इनके लिए आधारभूत है, इनके बिना ये जो है जीवन जी ही नहीं सकते हैं। तो ये आवश्यकताओं की जब पूर्ति हो जाती है तो इंसान का जो है बैलेंस हो जाता है, जो इनबैलेंस हुआ था वो ठीक हो जाता है। तो यही बोलते हैं कि अगर इंसान में उसकी आवश्यकताओं के अनुसार उसकी पूर्ति अगर नहीं होती है तो इंसान में तनाव उत्पन्न होता है, असंतुलन उत्पन्न होता है, और ये जो हमारा मोटिवेशन है, हम जो हो जाता है। तो पहला सोर्स जो है हमारा प्रेरणा का, वो हमारी आवश्यकताओं के थ्रू आता है, हमारे ज़रूरत के थ्रू आता है, हमारे नीड्स के थ्रू आता है। दूसरा है चालक, ड्राइव्स। प्राणी की आवश्यकताएं उनसे संबंधित चालकों को जन्म देती है। उदाहरण, भोजन प्राणी की आवश्यकता है, यह आवश्यकता उसमें भूख चालक यानी हंगर ड्राइव को जन्म देती है। इसी प्रकार पानी की आवश्यकता प्यास चालक की उत्पत्ति करती है। मैं आपको चालक का मतलब बताऊं, चालक यानी ड्राइव्स का मतलब होता है कि हमें उस चीज़ की ज़रूरत हो रही है, उसका नाम एक्चुअली में जो है हम दे देते हैं। तो वो उस नाम को जो हम देते, जैसे हमें भूख लगती है, हमें भूख लगी, हमें भोजन चाहिए, ठीक है, हमें भोजन चाहिए तो हमें क्या लगता है, उसका हमने नाम क्या दिया हुआ, भूख। अगर हमें पानी चाहिए तो उसका हमने नाम क्या दिया हुआ, प्यास। अगर मुझे जो है, अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे मेरी जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसमें कोई भी चीज़ों की अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो उसका हमने अलग अलग नाम दिया है। तो जिन भी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है और उसका जो भी हमने नाम दिया है वही एक्चुअली में ड्राइव होता है, वही चालक होता है। जैसे कि अगर हमें भोजन चाहिए तो हम ये नहीं बोलते इसको भोजन चाहिए, इसको भोजन चाहिए, भोजन, ये तो है ही कि भोजन चाहिए, उसकी आवश्यकता है वो, लेकिन उसको हमने क्या नाम दिया है, हमने ये बोलते हैं हम इसको भूख लगी है, बोलते हैं इसे भूख लगी है, तो भूख यहाँ पे चालक हो गया, जिसका जो हम नाम दिया है वो उसको हम ड्राइव बोलते हैं, वो हो जाता है चालक। तो बच्चे को जो है भोजन जब हम दे देते हैं, आवश्यकता उसकी पूर्ति हो जाती है तो वो चालक गायब हो जाता है, ड्राइव्स जो है वो गायब हो जाता है। बहुत सारे सबने अपने अपने तरीके से जो है इसके बारे में बातें बोली है। डेशियल की अगर हम बात करें तो उन्होंने बोला है प्रेरक आदि शक्ति का मूल स्रोत है जो मानव को क्रियाशील बनाता है। शेफर ने क्या बोला है, प्रेरक एक सुदृढ़ अथवा तथा अचल उत्तेजक है जो किसी समायोजक की अनुक्रिया की मांग करता है। तो ये इन सब का स्टेटमेंट है, चाहे तो लिखिएगा, नहीं तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चालक हो गया हमारा, ड्राइव्स हो गया। अब हम आइए तीसरे नंबर पे आएंगे, उद्दीपन, इंसेंटिव्स। किसी वस्तु की आवश्यकता उत्पन्न होने पर उसको पूर्ण करने के लिए चालक उत्पन्न होता है, ठीक है। जिस वस्तु से यह आवश्यकता पूर्ण होती है उसे उद्दीपन कहते हैं। कनेक्शन देखिए इन लोगों का, कनेक्शन आप ध्यान से देखिए क्या है। सबसे पहले आवश्यकता यानी कि नीड, इस नीड की वजह से किसका जन्म हुआ, ड्राइव का। इसका जन्म किसका हुआ, ड्राइव का। इस ड्राइव की वजह से जो है ये जो हमारा ड्राइव है ये किससे जाकर के शांत होता है, ये ड्राइव जो है हमारा पूरा किसकी वजह से होगा, तो इंसेंटिव यानी कि उद्दीपन की वजह से। कनेक्शन देखिए, नीड्स की वजह से हमारा ड्राइव जन्म लेता है और ड्राइव की पूर्ति जो है हमारी इंसेंटिव से होती है, ये पूरा कर देता है। किसी वस्तु की आवश्यकता उत्पन्न होने पर उसको पूर्ण करने के लिए चालक उत्पन्न होता है। जिस वस्तु से यह आवश्यकता पूर्ण होती है उसे उद्दीपन कहते हैं। उदाहरण, भूख एक चालक है और भूख चालक को भोजन संतुष्ट करता है, अतः भूख चालक के लिए भोजन उद्दीपन है। तो भोजन उसके लिए क्या बन जाता है, उद्दीपन। देखिए भोजन उसके लिए आवश्यकता, उसको क्या है, अभी उसको क्या चाहिए, भोजन चाहिए।
उसे किस चालक का है जो नाम हुआ, किस चालक का उसको नाम दिया गया है उस भोजन की आवश्यकता को, भूख। तो ड्राइव का जन्म हुआ। अब ड्राइव को जो है यानी कि उसको संतुष्ट करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है जो उसको जिस चीज़ की आवश्यकता है वही देना पड़ेगा, तो उसे हम इंसेंटिव बोलते हैं, उसे हम उद्दीपन बोलते हैं। वही जो आपको ज़्यादा उत्तेजित करता है, आप उसके लिए एक्साइट होते हो उस चीज़ को पाने के लिए, तो वह है उद्दीपन, इंसेंटिव, और वो होता है भोजन। जब उसे भोजन की पूर्ति हो जाती है तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आवश्यकता, चालक व उद्दीपन में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन आवश्यकता, चालक एंड उद्दीपन। चालक और उद्दीपन के बारे में जो कुछ लिखा है उसे सिद्ध हो जाता है कि इन तीनों एक दूसरे से संबंध है। जैसे अभी मैं आपको बता ही रही थी कि नीड, ठीक है, फिर हमारा जो है ड्राइव, फिर है इंसेंटिव, ये तीनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, एक दूसरे के बिना अधूरे, इसके साथ ये, इसके साथ ये इस तरह से चलते रहता है। अब देखिए इस संबंध को आवश्यकता, चालक, उद्दीपन, यानी इसका नाम भी दिया गया है नीड, ड्राइव, इंसेंटिव सूत्र से व्यक्त करते हुए हिलगार्ड ने लिखा है आवश्यकता चालक को जन्म देती है। ठीक है, चालक बढ़े हुए तनाव की दशा है जो कार्य और प्रारंभिक व्यवहार की ओर अग्रसर करता है। उद्दीपन बाह्य वातावरण की कोई वस्तु होती है जो आवश्यकता की संतुष्टि करती है और इस प्रकार क्रिया के द्वारा चालक को कम कर देती है। प्रेरक यानी मोटिव्स, अभी हमने इंसेंटिव देखा, अभी देखते हैं मोटिव्स का इसके साथ क्या रिलेशन है। प्रेरक अति व्यापक शब्द है, इसके अंतर्गत उद्दीपन के अनुसार, देखिए अभी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी प्रेरक के बारे में। ये है मोटिव्स, ठीक है, ये मोटो हम अपना सेट करते हैं। मोटिव के अंदर जो है हमारी आवश्यकता है, नीड, ठीक है, हमारा जो है चालक, जो इसके वजह से ये ड्राइव जो जन्म लिया, ये ड्राइव, और इस ड्राइव को कम करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, इंसेंटिव की। तो ये तीनों जो है मोटिव के अंदर ही होते, ये इसका मोटो है, ये मेरा मोटो है, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन की आवश्यकता है, तो मेरा चालक भोजन की आवश्यकता जो है मेरे ड्राइव को जन्म देता है, यानी भूख को। अब उस भूख को मिटाने के लिए मुझे उद्दीपन, जो जिस चीज़ की मुझे लालसा है वो चीज़ चाहिए, जो कि भोजन है, जो आवश्यकता है वही मेरा उद्दीपन है। तो उस भोजन को जैसे ही मेरे पास आएगा, जैसे मेरा उद्दीपन आएगा, मेरा चालक खत्म हो जाएगा, मेरी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। ये पूरे तीनों चीज़ें जो है मेरे मोटिव के अंतर्गत आती है। ये मेरा मोटो था, ये मेरा मोटिव था कि मुझे भोजन मिल जाए, क्योंकि मुझे भूख लगी है, तो मुझे मेरा मोटिव यही था कि मुझे भोजन मिल जाए। चलिए, विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे आवश्यकताएं, इच्छाएं, तनाव, स्वाभाविक स्थितियां, निर्धारित प्रवृत्तियां, अभिवृत्तियां, रुचियां, अस्थायी उद्दीपक और इसी प्रकार के अन्य नाम हैं। किसके ये नाम है, मोटिव्स के नाम है। ये सब मोटिव सेम ही होता है। अब आइए इस संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। कुछ इनको जन्मजात या अर्जित शक्तियां मानते हैं, कुछ इनको शक्ति की शारीरिक या मनोवैज्ञानिक दशाएं मानते हैं, और कुछ इनको निश्चित दशाओं में कार्य करने की प्रवृत्तियां मानते हैं। पर सभी मनोवैज्ञानिक इस बात से सहमत है कि प्रेरक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मोटिव के बारे में अलग से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको अच्छे से कीजिएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट में भी पूछ सकता है, तो यहीं से लिखिएगा। और मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे आप बात करेंगे हम ब्लेयर, जॉनसन एंड सिम्पसन ने, इन्होंने मोटिव के बारे में क्या कहा। हर किसी की अलग अलग धारणा है मोटिव को लेकर के। प्रेरक हमारी आधारभूत आवश्यकताओं से उत्पन्न होने वाली वे शक्तियाँ हैं जो व्यवहार को दिशा और उद्देश्य प्रदान करती हैं। ब्लेयर, जॉनसन एंड सिम्पसन ने कहा है कि प्रेरक जो है, जो मोटिव होता है, उसी की वजह से आवश्यकता की जरूरत होती है, आवश्यकता उत्पन्न होती है, उसी की वजह से चालक उत्पन्न होता है, उसी की वजह से जो है इंसेंटिव की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो हमारा प्रेरक है इन तीनों चीज़ों को जन्म देता है, और उसके बाद से ये कार्य जो है आगे चलते रहता है, ये उद्देश्य उसको दिशा देता है। तो ये ब्लेयर ने बोला है। तो ये तीनों चीज़ों को देने वाला कौन है, मोटिव।
एलिस क्रो के अनुसार प्रेरकों को ऐसी आंतरिक दशाएं या शक्तियां माना जा सकता है जो व्यक्ति को निश्चित लक्ष्य की ओर प्रेरित करती है। तो ये मोटिव को ही एक ऐसे शक्ति मान, जो हम बोल रहे थे ना कि इंटरनल प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा की बात कर रहे थे, तो ये उनको मोटिव को ही मान रहे हैं कि जो हमारा इंटरनल मोटिव होता है वही जो है हमें शक्ति प्रदान करता है किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। गेट्स वो अन्य ने क्या बोला है, प्रेरक प्राणी के भीतर की हुई शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो इन लोगों का डेफिनेशन आप चेंज तो करेंगे नहीं, इसको अंडरलाइन करके लिखिएगा मोटिव के बारे में, ठीक है। ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। इसको थोड़ा सा मुझे लंबा लाने का बस मेरा मोटो यही था। ये मैं, अगर आप नोट करोगे तो ये मैं दूसरे बुक से लेकर आई हूँ, क्योंकि 2-3 जगह पे मुझे ये एग्जाम्पल मिला है, ये क्वेश्चन मिला है, इसलिए, ठीक है। चलिए, प्रेरक व्यापक शब्द है, इसके विभिन्न रूप हैं। प्रेरकों की आवश्यकता, इच्छा, तनाव, स्वाभाविक स्थितियां, निर्धारित प्रवृत्तियां, रुचि, स्थायी उद्दीपक आदि के नाम से इनका नाम अलग अलग है। कहीं पे इसको हम आवश्यकता बोलेंगे, कहीं पे इच्छा बोलेंगे, कहीं पे तनाव बोलेंगे। मतलब जो सारी चीज़ें अभी तक हम समझते आ रहे थे सब जो है मोटिव के अंदर ही हैं, ठीक है। अब हम इनका जो है रिलेशनशिप देखते हैं। देखिए, आवश्यकता, चालक, उद्दीपन का संबंध। देखिए यहाँ पे है आवश्यकता, नीड, फिर ये है हमारा ड्राइव, चालक, ये हमारी एक्टिविटी हो रही है। इस एक्टिविटी के थ्रू हमें इंसेंटिव यानी हमें प्रोत्साहन मिलता है, और उसके बाद हमारी आवश्यकता की यहाँ पे आकर के पूर्ति हो जाती है। तो ये इस तरह से रिलेशन है, ये आप बना लेंगे, डायग्राम जरूर बना लीजिएगा और इसको शो कर दीजिएगा। अब आइए हम देखेंगे मोटिव जो है कितने तरह के होते हैं, मोटिव के प्रकार। तो सबसे पहला है जन्मजात प्रेरक, यानी कि इंटरनल, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताई मोटिव को लेकर के बहुत सारे लोगों में अलग अलग जो है बातें हैं, अलग अलग जो है चीज़ें वो अपना करते हैं, उनके अनुसार जो है मोटिव में जो है अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो मोटिव का अलग अलग डेफिनेशन, अलग अलग जो है मीनिंग दिया गया है। तो कुछ बोलते हैं कि मोटिव जो है जन्मजात होता है, इनेट मोटिव्स बोलते हैं, ठीक है। ये प्रेरक व्यक्ति में जन्म से ही पाए जाते हैं। इनको जैविक या शारीरिक प्रेरक यानी कि साइकोलॉजिकल मोटिव्स भी कहते हैं। ये कैसे प्रेरक होते हैं? भूख थोड़ी ना बच्चे को कोई बताता है भाई कि तुम्हें भूख लगा है तुम रोना स्टार्ट करो, वो तो अपने आप होता है। तो इसीलिए जो हमारा भूख है, प्यास है, काम है, निद्रा है, विश्राम है, ये हमारे जो है जन्मजात मोटिव होते हैं। ये जन्म से ही हमारे अंदर रहते हैं, ये हमें कोई सिखाता नहीं है, ना ही कोई बताता है, ठीक है। दूसरा है अर्जित प्रेरक, एक्वायर्ड मोटिव्स। ये प्रेरक अर्जित किए जा सकते हैं, जैसे रुचि, आदत, सामुदायिकता, ये सब चीज़ें जो है हमें मिलते हैं। जैसे कि हम जिस इन्वायरमेंट में रहेंगे वैसा हमारा नेचर बनेगा, वैसा हमारा इंटरेस्ट होगा, वैसा हमारा हैबिट बनेगा, वैसी हमारी कम्युनिटी होगी, वैसी हमारे समाज होगा। तो यह एक्वायर्ड मोटिव्स है, ये हमें बाहर से मिलता है। जब हम जन्म ले लेते हैं तो उसके बाद हमें मिलता है, ठीक है। तीसरा हमारा है मनोवैज्ञानिक प्रेरक, साइकोलॉजिकल मोटिव्स। ये प्रेरक प्रबल मनोवैज्ञानिक दशाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। ये आपके अंदर जो चीज़ें चलती है ना, जो बोलते हैं द्वंद्व चलता है आपके अंदर, जो सिचुएशन चलता है उसके अंतर्गत होता है। तो इसमें ये कौन कौन से आएंगे? आपका क्रोध, गुस्सा, भय, डर, प्रेम, दुख, आनंद, ये सारे फीलिंग्स वाले जो होते हैं, ये सारी चीज़ें जो आप अपनी भावनाएं दिखाते हो वो इसके अंतर्गत है। सोशल मोटिव्स, ये प्रेरक सामाजिक आदर्शों, स्थितियों, संबंधों आदि के कारण उत्पन्न होते हैं और व्यक्ति के व्यवहार पर बहुत प्रभाव डालते हैं, जैसे आत्म सुरक्षा, आत्म प्रदर्शन, जिज्ञासा, रचनात्मकता। मतलब ये हमारे सोसाइटी की वजह से हमें मिलता है। अब हम जिस सोसाइटी में रहेंगे वैसा हमें पता चलेगा सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकते हैं, सेल्फ प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, खुद को हम कैसे जो है गाइड कर सकते हैं, हमारे अंदर कैसी क्यूरियोसिटी हो रही है। हम जैसे इन्वायरमेंट में रहेंगे, जैसे सोसाइटी में रहेंगे वैसा होगा, क्रिएटिविटी हमारे अंदर आएगी। ये सारी चीज़ें जो है सोशल मोटिव्स है। स्वाभाविक प्रेरक यानी नेचुरल मोटिव्स, ये प्रेरक व्यक्ति में स्वभाव से ही पाए जाते हैं, जैसे खेल, अनुकरण, सुझाव, प्रतिष्ठा, सुख प्राप्ति। मतलब कि ये
ये आपके अंदर के होते हैं। आप किसी बच्चों को जो खेलने में बहुत अच्छा लगता है, आपको कभी आपने सोचा कि उसको इतना खेल क्यों पसंद है? हमें नहीं पसंद है, किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। तो ये सारी चीज़ें जो है अंदर अपने आप, ये आप ये मत समझिए कि जन्म से होती है, नहीं नहीं भाई, ये जन्म से नहीं होती, ये हमारे स्वभाव से होती है। हम जैसे बिहेव करने लगते हैं, हम जैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, हम जिसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा सुनते हैं, उससे हमारे स्वभाव में आता है, वो हमारे स्वभाव में बस जाता है। तो फिर वो ये सारे जो है प्रेरक मोटिव्स जो है वो हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, लेकिन ये भी जन्म से नहीं होता, ये जन्म के बाद ही होता है। कृत्रिम प्रेरक यानी आर्टिफिशियल मोटिव्स, ये प्रेरक ये वो प्रेरक हैं, ये वो मोटिव्स है जो कि ज़्यादातर टीचर और पेरेंट्स ही देते हैं बच्चों को। ये कैसे हैं आइए देखते हैं। ये जो है आपके बिहेवियर पर और आपके बिहेवियर को या तो प्रोत्साहित करने के लिए या तो नियंत्रित करने के लिए दिया जाता है, जैसे दंड, प्रशंसा, पुरस्कार, सहयोग, व्यक्तिगत और सामूहिक कार्य की प्रेरणा। ये आपको जो मिलता है आपके आसपास के लोगों से, आसपास के इन्वायरमेंट से मिलता है। और हो सकता है आप काम अच्छा कर रहे हो तो आपको प्रशंसा मिलेगा, आपको प्राइज़ मिलेगा, आपको पुरस्कार मिलेगा। अगर खराब कर रहे हैं तो पनिशमेंट मिलेगा। और इसी तरह से आप जिस लोगों के साथ रहते हैं उनके साथ भी आप इन्फ्लुएंस होते हैं, आप जो है मोटिवेट होते हैं उन लोगों से। तो ये सारे कृत्रिम प्रेरक यानी आर्टिफिशियल मोटिव्स में आते हैं। तो जब भी फ्रेंड्स आप लोगों को आए कि टाइप्स ऑफ मोटिव्स लिखिए, जो मोटिव्स का प्रकार है वो लिखिए, तो आप ये 6 जो है अच्छी तरीके से डील करके लिख दीजिएगा। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार ये क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से कीजिएगा। सीखने में प्रेरणा का स्थान, प्लेस ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग, लर्निंग में जो है क्या स्थान है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे उसका ये निचोड़ है, ठीक है, ये निचोड़ है एक्चुअली में इस टॉपिक का कि सीखने में, लर्निंग में जो है इसका क्या इम्पोर्टेंस है। आइए देखते हैं। सबसे पहले कि जो बिहेवियर होता है, जो चाइल्ड बिहेवियर होता है वो चेंज होता है, मोटिवेशन से मिलता है। हम बच्चों का अगर आप स्कूल में पढ़ाए हो या फिर आप अपने स्कूल में देखा हो आपने कि जो छोटे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत नॉटी होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं टीचर को। टीचर उनके लिए अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं कि उनको कैसे सुधारा जाए। पहले तो या तो पहले उनकी बहुत तारीफ करेंगे, अरे तुम ऐसा कर रहे हो, तुमको ये करना चाहिए, उनको बातों से समझाने की कोशिश करेंगे, उनको मोटिवेट करने की। समझ गए तो अच्छी बात है, बहुत सारे बच्चे समझ भी जाते हैं। नहीं होने पे फिर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और फिर उसके बाद उनके बिहेवियर में चेंज करने का जो है ट्राई करते हैं। तो ये जो मोटिवेशन है, जो प्रेरणा है, इससे बच्चों के बिहेवियर में चेंजेस होता है, बालक के व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है कि कोई बच्चा अच्छा कर रहा हो और आप उसको जो है अप्रिशिएट ना करें, उसको निगेटिव जो है आप उसको फीडबैक दे दे, तो उसका बिहेवियर चेंज होगा ना। लेकिन वही है कि कोई बच्चा थोड़ा सा अच्छा कर रहा है, उसको आप मोटिवेट करेंगे, बहुत अच्छा है और अच्छा कर सकते हो, इस तरह से आप उसको प्रोत्साहित करेंगे तो वो और अच्छा करेगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले आता है शिक्षक प्रशंसा, जैसे मैं बोल ही रही थी, ये चीज़ें जो है टीचर और पेरेंट्स के लिए ही होता है। निंदा मतलब उसकी शिकायत या फिर उसको जो है उसकी बुराई कर देना। पुरस्कार, भर्त्सना आदि कृत्रिम प्रेरकों का बुद्धिमानी से प्रयोग करके बालकों के व्यवहार में परिवर्तन और निर्देशित किया जा सकता है। दूसरा, चरित्र निर्माण में सहायता, शिक्षक बालकों को उत्तम गुणों और आदर्शों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इस प्रकार वो अनेक चरित्र निर्माण में सहायता दे सकता है। देखिए, ये जो मोटिवेशन जो है ये स्पेशली देखा जाए तो टीचर्स और पेरेंट्स के लिए ही बना हुआ है। ये चाहे तो बच्चों के बिहेवियर में काफ़ी चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इसको लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है कि अगर बच्चों को हमें कुछ सिखाना है, हम चाहते हैं कि उनके अंदर ये सारी चीज़ें आए, ये गुण आए, तो उसके लिए हमें मोटिवेशन का सहारा लेना ही पड़ता है। ध्यान केंद्रित करने में सहायता, बच्चे जो हैं बहुत फोकस होते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षक बालकों को प्रेरित करके अपने ध्यान को पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करने में सहायता दे सकता है।
मानसिक विकास, क्रो एंड क्रो के शब्दों में प्रेरक छात्र को अपने सीखने की क्रियाओं में प्रोत्साहन देते हैं, अतः शिक्षक प्रेरकों का प्रयोग करके छात्रों को ज्ञान अर्जन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। इस प्रकार वह उनके मानसिक विकास में पूर्ण योग दे सकता है। सब चीज़ देखिए टीचर के ऊपर है, और ये टीचर के लिए आप टीचर बनोगे तो आपको ये बातें समझनी है कि आप किस तरह से, ये एक तरह से हमारा हम जो टीचर्स हैं हम इसे बोलते हैं ये हमारा हथियार होता है। या तो इमोशनल ब्लैकमेल करके बच्चों को आप मोटिवेट कीजिए, बातों से कीजिए, सामान देकर कीजिए, प्राइज देकर कीजिए, जैसे भी कीजिए, लेकिन उनको मोटिवेट कीजिए। आप अभी के टाइम में लर्निंग में मोटिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एक इंसान के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान बहुत जल्दी जो है डिप्रेस हो जा रहा है, मानसिक तौर पे उतना वो स्ट्रांग नहीं है, तो उसको टाइम टू टाइम पे ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। रुचि का विकास, थॉमसन ने लिखा है, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, अतः शिक्षक प्रेरणा का प्रयोग करके बालकों में कार्य या अध्ययन के प्रति रुचि का विकास कर सकता है। इस प्रकार वह उनके लिए ज्ञान प्राप्त करने का कार्य सरल बना सकता है। अनुशासन की भावना का विकास, कुछ भी आप मोटिवेट करके बच्चों को ना सब अच्छी अच्छी आदतें सिखा सकते हो। तो एक एक आदत को यहाँ पे लिखा जा रहा है। आप अगर बाय द वे पॉइंट भूल जाओ तो मैं आपको सजेशन दूँ कि क्वेश्चन तो यही आएगा कि मोटिवेशन जो है लर्निंग में कैसे इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें अगर ये पॉइंट्स आपको लिखने में भूल जाओ तो आप ये बात याद रख लेना, मेरा ये सेंटेंस याद रख लेना कि हम मोटिवेशन के थ्रू, प्रेरणा के थ्रू बच्चों में सारी अच्छी अच्छी गुणें जो है वो डाल सकते हैं। तो अच्छे गुण क्या होंगे? डिसिप्लिन बनाना होगा, इंटरेस्ट जगाना होगा, ध्यान केंद्रित करना होगा, मेंटल डेवलपमेंट होगा, फिजिकल डेवलपमेंट होगा, सारी चीज़ें आप उनसे करवा सकते हो, सभी चीज़। शिक्षक बालकों को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इस प्रकार वह उनमें अनुशासन की भावना का विकास करके अनुशासनहीनता की समस्या का समाधान कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गए अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अब आइए थ्योरीज देखते हैं। वैसे तो ज़्यादा इसमें आप लोगों में थ्योरीज नहीं दिया हुआ है। अभिप्रेरणा को मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1908 में मैकडूगल ने किया था। वस्तुतः यह सिद्धांत किसी भी दी गई परिस्थिति में किसी विशेष प्रकार का व्यवहार मानव क्यों करता है इसलिए है। इस प्रश्न का सबसे पुराना स्पष्टीकरण है। यद्यपि मानव व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए मूल प्रवृत्ति के प्रत्यय का सर्वप्रथम उपयोग विलियम जेम्स ने किया था, परंतु एक पूर्ण सिद्धांत के रूप में मूल प्रवृत्ति सिद्धांत को प्रस्तुत करने का श्रेय मैकडूगल को जाता है। देखिए ये सिद्धांत, क्वेश्चन ये आ सकता है, वैसे इतना तो ये आता नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, इसको थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा। मैकडूगल का है इसलिए ये मैकडूगल का ये सिद्धांत क्या है? इंस्टिंक्ट होता है, इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बोलते हैं कि हर इंसान जो है किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है, क्यों करता है, उसका वो बिहेवियर क्यों होता है। ये है जो है आपका इसके बारे जो है मैकडूगल ने बताया है कि जो इंसान है उसकी मूल प्रवृत्ति किसी सिचुएशन में क्यों हो जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में आइए। जो मानव के सभी विचारों तथा क्रियाओं के लिए प्रेरक शक्ति का कार्य करती है, उसके अनुसार मूल प्रवृत्तियां उछाल पटों यानी स्प्रिंग बोर्ड्स का कार्य करती हैं। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति को जन्मजात मनोशारीरिक उपद्रव यानी साइकोफिजिकल डिस्पोजिशन के रूप में परिभाषित किया है, जो किसी उद्देश्यपूर्ण कार्य की ओर व्यक्ति को ले जाता है एवं जिन्हें सीखना नहीं होता है। उसके अनुसार मूल प्रवृत्तियों की सहायता से सभी मानव व्यवहारों को स्पष्ट किया जा सकता है। उसने 14 मूल प्रवृत्तियों की सूची भी प्रस्तुत की है। इनमें से प्रत्येक मूल प्रवृत्ति को किसी एक संवेगात्मक स्थिति यानी इमोशनल डिस्पोजिशन या भावात्मक अनुभव यानी इफेक्टिव एक्सपीरियंस से जुड़ी होती है। जैसे देखिए मैकडूगल ने जो है क्या बोला है कि आप इंसान, अभी मेरा नेचर अलग है, आपका नेचर अलग है, तो मुझे अगर उस सिचुएशन में डाला जाएगा तो मैं अलग बिहेव करूँगी, आपको उस सिचुएशन में डाला जाएगा तो आप अलग बिहेव करोगे। तो यही मैकडूगल ने प्रूव किया है कि हर एक इंसान की जो है मनोवृत्ति, जो उसकी प्रवृत्तियाँ होती है अलग अलग होती है, उसका एटीट्यूड, उसका बिहेव करने का तरीका अलग होता है। तो कैसे जो है हम किस इंसान को किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं। अब जरूरी तो नहीं कि आप जिस चीज़ से मोटिवेट होते हो उसी से मैं भी हूँ,
हो सकता है ना। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिसको हम बोलते हैं बेसिक नीड्स, जो हम बोल रहे थे, तो उसमें आप भी उसी तरह से होगा। अगर मुझे भूख लगेगा तो भाई तो मैं भी तो भोजन से ही मेरा भूख मिटेगा, मेरा भी मोटिवेशन तो भोजन ही होगा, मेरा मोटिव भी भोजन ही होगा। आपको भी भूख लगेगी तो आपको भी भोजन चाहिए। तो इस तरह से कुछ बेसिक नीड्स होते हैं जिसके में सभी इंसान जो है एक जैसे बिहेव करते हैं, और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसमें मेरा बिहेवियर आपका बिहेवियर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग होगा। इस तरह से मैकडूगल ने जो है इमोशनल एंड जो बोलते हैं संवेगात्मक और इफेक्टिव एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग जो है इसको बांटा है। अब इन्होंने बोला है संज्ञान अर्थात जानना, भाव अफेक्शन महसूस करना, चेष्टा कॉग्निशन अर्थात करना नामक व्यवहार के 3 पक्षों का अनुसरण करके संपादित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए जब कोई व्यक्ति किसी भयानक पशु को अपनी ओर आते देखता है तो उसका व्यवहार इन 3 सोपानों का परिणाम होता है। सर्वप्रथम वह उस पशु को अपनी ओर आते देखता है, फिर उसे भय लगता है, फिर वह उससे दूर भागता है। इस प्रकार से मैकडूगल ने मानव व्यवहार को मूल प्रवृत्तियों से निर्देशित होने वाले मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार के रूप में स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जैसे कि बेसिक नीड्स वाला तो मैकडूगल ने छोड़ ही दिया है। उन्होंने तो बोला कि हाँ भाई जो कुछ ऐसे मोटिवेशन वाली चीज़ें सिचुएशन होती हैं जिसमें तो सब लोग एक ही जैसा करेगा। अगर उसको भूख लगी है तो उसको भोजन ही चाहिए होगा। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं जिसको हम भावनात्मक सिचुएशन बोलते हैं, जिनको हम फीलिंग से, दिमाग से, देखिए उन्होंने 3 चीज़ों को बोला है कि इन तीनों चीज़ों में जो है इंसान अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। क्या? अपना दिमाग जिसको यूज़ करना, कॉग्निशन, कितना किसका जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है। दूसरा होता है अफेक्शन, भावना, सबकी भावना हर सिचुएशन में अलग अलग आ सकती है। तीसरा उन्होंने बोला कॉग्निशन, चेष्टा, वो कितना किस सिचुएशन में कैसे ट्राई करेगा। तीनों देखिए, मैं वो हमारा बेसिक नीड्स वाला हटाइए, ये जो हम बता रहे हैं अभी आपको अगर एक आपके सामने जो है एक जैसे कि इसमें दिया है भयानक पशु आपके सामने आ रहा है, तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो कि अगर कोई चीज़ें उनके सामने कोई खतरा आता है तो वो जम से जाते हैं, वो भाग नहीं पाते हैं, वो कुछ समझ में नहीं आता, तो उस समय वो अपना संज्ञान यानी कि दिमाग यूज़ नहीं कर पाते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ नहीं कर पाते हैं। कुछ जो होते हैं अफेक्शन यानी कि वो कुछ भावना भी नहीं दिखा पाते, मतलब डरे कि चिल्लाएं या फिर रोए, कुछ नहीं दिखा पाते, उनकी फीलिंग्स भी खत्म हो जाती, एकदम वो चुप से हो जाते हैं और उनके फेस पे भी कुछ नहीं दिखता है। चेष्टा यानी कोनेशन, ना भागने का ट्राई करते हैं ना ही किसी तरह का जो है वो कुछ काम करते हैं, तो इस तरह से वो रुक जाते हैं। और कुछ क्या होते हैं कि भाई देखा उसने कि ये आ रहा है, मेरे प्रॉब्लम होने वाला है, मैं तो फंसने वाला हूँ, या तो वहाँ पे पेड़ रोड होगा तो उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, यानी कि उसने अपना दिमाग का यूज़ किया। भावना यानी कि डर भी हुआ उसको, लेकिन फिर भी अंदर से जो है करेज दिखाया उसने, ठीक है, और फिर उसके बाद से चेष्टा की यानी कि भागा और चढ़ गया। तो हर सिचुएशन में अलग अलग होता है। यही बात जो है मैकडूगल ने प्रूव किया है कि इंसान जो है जो ह्यूमन बिहेवियर होता है उसके मूल प्रवृत्ति पे होता है, मतलब हर किसी के अपने अपने सोच, उसके बिहेव करने के तरीके पे जो है डिपेंड करता है उसका मोटिवेशन, ठीक है। तो ये मैकडूगल का था। अब आइए अभिप्रेरणा का मांग का सिद्धांत, नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जो हम अभी आवश्यकता कर रहे थे, ये देखिए अभिप्रेरणा के मांग सिद्धांत का प्रतिपादन 1954 में अब्राहम मैस्लो ने किया था। ये इम्पॉर्टेंट है, ये थ्योरी इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए, शॉर्ट में आता है, ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इस सिद्धांत के अनुसार जब प्राणी अपने अस्तित्व यानी सर्वाइवल के लिए आवश्यक किसी वस्तु की कमी या मांग महसूस करता है तो वह उसे प्राप्त करने के लिए क्रियाशील या अभिप्रेरित हो जाता है, क्योंकि एक ही व्यवहार, देखिए यहाँ पे मांग वाला है, अगर जैसे आपको नीड्स है किसी भी चीज़ की अपने जीने के लिए, मतलब वो कंपलसरी वाला चीज़, आधारभूत जो आवश्यकता है वो अगर सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है तो उसके लिए आप जब महसूस करते हो तो वो चाहिए होता है आपको, उसके बिना आप नहीं रह सकते हो, तो अपनी मांगों की पूर्ति कर सकता है। इसलिए व्यवहार की प्रकृति बहुअभिप्रेरित यानी मल्टी मोटिवेटेड होती है। मानव की ये मांगे जैविक यानी बायोलॉजिकल तथा साइकोलॉजिकल दोनों ही प्रकार की हो सकती है। इस तरह की जो डिमांड है, इस तरह की जो आवश्यकता है, वो बायोलॉजिकल भी हो सकता है और साइकोलॉजिकल भी हो सकता है।
मांगों की बहुकारणीय प्रकृति के कारण मांगों को पहचानना अत्यंत कठिन कार्य है। दो व्यक्तियों में अथवा एक ही व्यक्ति में दो अवसरों पर एक ही मांग के कारण भिन्न भिन्न व्यवहार हो सकते हैं। दो भिन्न भिन्न मांगों के कारण एक जैसा व्यवहार हो सकता है। मैस्लो ने मांगों को उनकी प्रबलता के आधार पर बनाने पदानुक्रम यानी हायरार्की के रूप में वर्गीकृत किया है। इस पदानुक्रम के 5 पदों वस्तुतः मूलभूत मांगों यानी बेसिक नीड्स के 5 समुच्चय सेट्स हैं जो एक क्रम में व्यवस्थित है तथा निम्न क्रम की मांगों को पूरा करने पर ही अगले क्रम की मांग सक्रिय हो सकती है। तो ये मांग है हमारा, ये हमारा जो डिमांड होता है, जो नीड्स है, उसके अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर मैस्लो ने क्या किया है कि एक सेट ऑफ जो है डिमांड बनाया है जिसमें कि नंबर वाइज है। मतलब पहला जो सबसे ज़्यादा जरूरी वाला चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता वाली चीज़ है, उसको नंबर 1 पे रखा है। वो पूरी हो जाएगी तभी 2 नंबर की आवश्यकता जो है पूरी करनी है, फिर 3 नंबर की, फिर 4 नंबर की, फिर 5 नंबर की। तो इस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड जो है उन्होंने सेट बनाया है बेसिक नीड्स का। तो सबसे पहला उन्होंने रखा है साइकोलॉजिकल नीड्स, दूसरा रखा है सेफ्टी नीड्स, तीसरा रखा है सोशल नीड्स, चौथा रखा है स्टीम नीड्स, पांचवा रखा है सेल्फ एक्टिवेशन नीड्स। इन्होंने जो है हमारे बोल सकते हो जो बेसिक नीड जो था, जो हमारा सर्वाइवल के लिए था, उसको इंक्लूड नहीं किया है। ये 1 नंबर से इन्होंने साइकोलॉजिकल से यूज़ किया है। तो ये जो मांग है इसका इन्होंने एक लिस्ट बनाया है और उन्होंने यही बोला है कि जैसे ही हमारी एक मांग पूरी होती है हम दूसरी मांग के लिए तैयार हो जाते हैं, दूसरी ठीक होती है, तीसरी के लिए, चौथी के लिए, 5वीं के लिए, और इस तरह से ये मांगों का सिलसिला जो है चलता रहता है। अभिप्रेरणा का प्रणोद न्यूनता सिद्धांत, ये उतना नहीं आता है फिर भी मैं बता दूंगी। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा के प्रणोद न्यूनता सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1943 में क्लार्क लियोनार्ड हल के द्वारा किया गया था। अनुक्रिया प्रारंभ करने तथा बनाए रखने में हल ने भूख, प्यास, यौन क्रिया, दर्द से मुक्ति जैसे जैविकीय प्रणोद यानी बायोलॉजिकल ड्राइव्स की भूमिका पर अधिक बल दिया। देखिए यहाँ पे मैस्लो ने जो है बायोलॉजिकल को निकाल दिया है। अगर आप देखेंगे तो बायोलॉजिकल नीड्स को निकाल दिया, जिसमें भूख, प्यास, ये सारी चीज़ें लगती है, बेसिक होता है। तो इन्होंने जो है जैविक यानी साइकोलॉजिकल नीड्स से जो है इन्होंने अपना बनाया है। लेकिन यहाँ पे हल ने जो किया है वो बायोलॉजिकल नीड्स के बारे में एक्सपेरिमेंट किया है। उसके अनुसार ये जैविकीय प्रणोद आंतरिक तनाव उत्पन्न करते हैं। उनके अनुसार जो ये बायोलॉजिकल ड्राइव्स होते हैं, बायोलॉजिकल जो नीड्स होते हैं, ये हमारे अंदर तनाव उत्पन्न करते हैं। अगर हाँ सही बात है, अगर भूख ना लगे तो हमारे अंदर तनाव आएगा, संतुलन आएगा, ये सब चीज़ें तो होंगी। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखते हैं। ओके, इस प्रकार से प्रनोदों को न्यून करने के लिए यानी कि इनकी क्योंकि हमारे अंदर तनाव उत्पन्न हो रहा है तो उसको कम करने के लिए व्यक्ति ऊर्जा को केंद्रित करने का प्रयास करता है। जैसे भूख के कारण उत्पन्न तनाव को कम करने के लिए ऐसा कार्य करता है जिससे भूख उसकी कम हो सके। इस सिद्धांत को अनेक वैज्ञानिकों ने समर्थन दिया तथा कालांतर में इसमें जैविकीय मांगों के साथ साथ मनोवैज्ञानिक मांगों को भी समाहित कर लिया गया, परंतु उच्च संज्ञानात्मक स्तर के मानव व्यवहार को स्पष्ट करने में असफल रहने के कारण सिद्धांत का महत्व धीरे धीरे कम होता गया। देखिए, प्रनोद न्यूनता सिद्धांत क्या है? रिडक्शन थ्योरी, यानी कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, हमें जिस चीज़ का जो है आप बोल सकते हो ज़रूरत महसूस हो रही है, जिसकी वजह से तनाव या फिर असंतुलन हो रहा है, उसको कम करना। तो उसको कम करने के लिए क्या करेंगे? वो चीज़ें हमें मिल जाएंगी तो कम हो जाएगा। तो यही सिद्धांत हल का है। यहाँ पर है अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मनोविश्लेषणवाद के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड, सिगमंड फ्रायड को ने सबसे पहले व्यवहार के अभिप्रेरकों की ओर मनोवैज्ञानिक का ध्यान आकर्षित किया था। उसके अनुसार अभिप्रेरणा के मुख्य उत्तरदायी कारक मूल प्रवृत्ति यानी इंस्टिंक्ट तथा अचेतन अनकॉन्शियस है। फ्रायड के मूल प्रवृत्तियों को व्यवहार का मूल कारण माना तथा दो आधारभूत मूल प्रवृत्तियां जीवन मूल प्रवृत्ति तथा मृत्यु मूल प्रवृत्ति को पहचान कर उन्हें सभी प्रकार के व्यवहारों का अभाव अभिप्रेरणात्मक
प्रेरणात्मक स्रोत बताया। उसके अनुसार व्यक्ति के सकारात्मक कार्य जीवन मूल प्रवृत्ति से निर्देशित व संचालित होते हैं, परंतु जब यह मूल प्रवृत्ति काम करना बंद कर देती है तब मृत्यु मूल प्रवृत्ति सक्रिय होकर विवशात्मक कार्यों के अनुसार अचेतन जो प्रायः छिपा रहता है। देखिए यहाँ पर सिगमंड फ्रायड ने बोला है कि जो इंसान होता है, जो उसका बिहेवियर होता है, उसमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल चीज़ें भी काम करती हैं। अगर हमें जो है हमारा जो मतलब बिहेवियर है, जो हर किसी का अलग अलग होता है, वो बिहेवियर है वो हम अगर वो बिहेव कर रहे हैं तो हमारे एटीट्यूड्स हमारे बिहेवियर की वजह से हो रहा है। उन्होंने ये बोला है कि ये सारी चीज़ें क्यों होती है, तो ये हमारे आधारभूत जो ज़रूरत होती है, जो हमारी आधारभूत, अब जैसे कि है किसी किसी को गुस्सा बहुत आता है, राइट, तो वो हो सकता है कि उस सिचुएशन में अगर उसको आधारभूत ज़रूरत है उस समय भी उसको गुस्सा ही आए। सही बात है ना, कि तनाव तो हो, इम्बैलेंस तो हो ही, लेकिन साथ में उसको गुस्सा भी आए। तो और कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जिनको भूख लगती है तो रोना स्टार्ट कर दे। तो ये हर किसी का सिचुएशन, मूल प्रवृत्ति जो है बेसिक नीड्स में भी अलग अलग होता है, सबका एक जैसा नहीं हो सकता है। ये सिगमंड फ्रायड ने कहने का कोशिश किया है। इनके अनुसार जब हमारी मूल प्रवृत्तियों के अनुसार जैसे हम रिएक्ट करते हैं, अगर हमारी आधारभूत आवश्यकता पूर्ति नहीं होती है तो उसके बाद से अगर वो फिर भी पूर्ण नहीं हुई तो क्या होगा, तब अनकॉन्शियस हो जाएगा। हमारा जो दिमाग है, हमारा जो आत्मा है, वो सब अनकॉन्शियस हो जाएगा, मर जाएगा, वहीं पे वो उसको जो है खत्म हो जाएगा। इस तरह से वो जो है कोई भी चीज़ें बचेंगी ही नहीं। तो ये हमारा जो था वो मनोविश्लेषणात्मक सिगमंड फ्रायड का था। वो उतना कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, सब जहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहेगा वो, लेकिन बस जानने के लिए मैं आपको बता दे रही हूँ, ताकि अगर एक एक नंबर में ये दे सकता है तो आप एक लाइन तो लिख ही सकते हो। अभिप्रेरणा का क्षेत्र सिद्धांत, फील्ड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा के क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के अभिप्रेरणात्मक व्यवहार में उसके तात्कालिक सामाजिक क्षेत्र यानी इमीडिएट सोशल फील्ड की प्रमुख भूमिका रहती है। इस सिद्धांत के अनुसार मानव व्यवहार वास्तव में व्यक्ति तथा उसके वातावरण की अंतःक्रिया, जैसे कि इसका नाम ही है फील्ड मोटिवेशन। तो आपके आसपास में जो चीज़ें आप देखते हो, जो बाह्य कारण हमने बताया था, बाह्य मोटिवेशन, ये उससे रिलेट करता है। तो अपने आसपास में जो चीज़ें आप देखते हो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर तो आता ही है ना। अगर आप अच्छी सोसाइटी में रह रहे हो जहाँ पे वेल सेटल्ड एंड वेल स्पोकन, अच्छे से बात करने वाले लोग हैं, तो उसका असर आप पे भी होगा। लेकिन अगर आप ऐसी सोसाइटी में रह रहे हो जहाँ पे रोज शोरगुल, अलग अलग तरह की लड़ाइयाँ होती हैं, तो उसका असर आप पे भी होगा। आप भी कहीं ना कहीं वो आपका मोटिवेशन बन ही जाएगा, उसी तरह से आप बनने लगोगे। तो ये जो है इन्वायरमेंट को लेकर के हमारा जो इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ होता है, हमारे आसपास के क्षेत्र के साथ होता है, उसका जो है किस तरह से वो हमारी अभिप्रेरणा का काम करता है, वो है अभिप्रेरणा का क्षेत्र सिद्धांत। अब हम बात करेंगे अभिप्रेरणा का लक्ष्य आधारित सिद्धांत यानी गोल ओरिएंटेड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। संज्ञानात्मक विचारधारा के मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अभिप्रेरणा उत्पन्न करने में संज्ञानात्मक कारकों के महत्व पर जोर दिया गया है। इनके अनुसार मानव व्यवहार का एक निश्चित लक्ष्य होता है तथा व्यक्ति उस लक्ष्य की प्राप्ति होने तक सतत क्रियाशील होता है। जाहिर सी बात है, हर किसी के लाइफ में एक लक्ष्य होता है। दिमागी तौर पे हर कोई अपना अपना एक लक्ष्य बना करके चलता है, जो संज्ञानात्मक रूप पे हम बोलते हैं। तो उस चीज़ को हम पाने के लिए जो है क्रियाशील होते हैं, एक्टिव होते हैं, चाहते हैं कि वो हमें जल्दी से जल्द मिल जाए। तो एक लक्ष्य की प्राप्ति पर अन्य लक्ष्य प्रभावी होने लगते हैं तथा व्यक्ति विभिन्न क्रियाओं के लिए अभिप्रेरित रहता है। लक्ष्यों के निर्धारण तथा प्राप्ति के कार्य में संज्ञानात्मक कारक यानी कॉग्निटिव फैक्टर्स सहायता प्रदान करते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति से व्यक्ति को संतोष की प्राप्ति होती है, जो चक्रानुक्रम में उस व्यवहार को बनाए रखने के लिए पुनर्बलन प्रदान करती है। हर काम को, जो भी काम आपने स्टार्ट किया है, उसका लक्ष्य जरूर बनता है। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही जो है हम उसमें लगे रहते हैं और काम करते हैं। तो ये भी हो सकता है कि जिस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप लगे हो, उसमें और भी बहुत सारे लक्ष्य, और भी बहुत सारे जो है मोटिव, और भी बहुत सारे गोल जो हैं आपको बीच बीच में मिलने लगे, तो वो आपको और मोटिवेट करते हैं अपने उस लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ने पे। तो ये एक तरह से बोल सकते हैं ये चक्र के अनुसार चलते रहता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपके हो गए ये सिद्धांत। सो फ्रेंड्स फिर मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन
हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई कीजिए, प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, कहीं पे कोई कमी मत रखिए। प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कीजिए।